तो देखिए बच्चों, हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है। अब उस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस हम करेंगे। तो देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपसे ये बोला गया कि एक हिंज किया गया पार्टिकल एक बॉब को ऐसे लटका दिया गया। ये बॉब का जो मास है ये 1 kg है, और इस बॉब को जो है हमने वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये जो है, ये जो रेडियस है, आर है, लेंथ है स्ट्रिंग की, वो 1 मीटर है। ऐसा आपको बोला जा रहा है। और इसको रफ्तार दोगे तो ये ऐसे वर्टिकल सर्कल करने की कोशिश करेगा। तो आपको तो पहला सवाल यही पूछा गया है कि ये जो पार्टिकल है ये वर्टिकल सर्कल करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विल बॉब परफॉर्म वर्टिकल वर्टिकल सर्कल और नॉट, है ना। पहला सवाल तो यही है भाई। फिर दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि जब ये बॉब ऐसे घूमेगा और यहां से वो अगर हम देखें तो मान लीजिए कभी ना कभी इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो वर्टिकल से अगर ये 37 डिग्री के एंगल पर है तो यहाँ पे टेंशन की क्या वैल्यू होगी, है ना बच्चों। टेंशन की क्या वैल्यू होगी, और यहाँ पे अगर उसकी रफ्तार है तो रफ्तार क्या होगी, है ना। तो ऐसा मान लो कि हम इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं, इस पॉइंट को सी बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपका डी हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एट डी फाइंड वेलोसिटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन बताइए वहां पर, और वेलोसिटी कितना होगा ये बताइए, है ना। तो चलिए दोनों का आंसर अब हम करते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपली आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे सिंपली अगर हम लें तो पहले तो वर्टिकल सर्कल करेगा कि नहीं करेगा वो आप देख लो। तो आपको ये पता है कि अगर हमें वर्टिकल सर्कल कराना है तो मिनिमम रफ्तार क्या चाहिए, यू मिनिमम फॉर वर्टिकल सर्कल, तो √5 GR। ये तो आपको पता ही है बच्चों। तो यहाँ पे √5 GR जो है, जी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू देखो 1 है, तो ये √50 हो गया। ये मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए फॉर वर्टिकल सर्कल। हमने जो रफ्तार दी है वो कितना है, 10। अच्छा, √50 10 से कम है कि ज्यादा है, तो √50 जो है बच्चों 10 से कम ही होगा। मतलब जो हमने वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज ग्रेटर देन √5 GR, यानी √50। तो इसका मतलब जब मिनिमम वेलोसिटी वर्टिकल के लिए √5 GR चाहिए, √50 चाहिए, उससे तो ज्यादा ही दे रहे हैं ना हम वेलोसिटी। तो दैट मीन्स पार्टिकल परफॉर्म पार्टिकल परफॉर्म पार्टिकल परफॉर्म वर्टिकल सर्कल। तो हमें समझ में आ गया भाई कि पार्टिकल जो है परफॉर्म करेगा वर्टिकल सर्कल, है ना। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वर्टिकल सर्कल करेगा तो डी पॉइंट पे कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चों, उसकी रफ्तार, और उस समय स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ होगी टेंशन। तो ये दोनों हमें निकालना। अब हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप टेंशन की इक्वेशन लिखो वहां पे निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर डी पॉइंट है तो मैं यहाँ पे बना देता। तो यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना के हम बच्चों, मैं आपको बताता हूँ टेंशन कैसे लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट डी है, यहाँ पे रफ्तार v है मान के चलिए, और ये एंगल वर्टिकल के साथ कितना है, 37 डिग्री। तो टेंशन तो रोप में टूवर्ड्स द रोप ऐसे लग रहा होगा, ये अगर रोप है तो ये टेंशन लग गया बच्चों। उसके बाद फिर एक अगर इसी पार्टिकल बैठ जाए तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, डेट इज mv²/r। तो m तो 1 kg है, पूरा लिख लेते हैं अपन, mv², अगर वेलोसिटी v है, अपॉन r, है ना। r और उसकी वैल्यू अभी हम नोट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आपका ध्यान से देखो तो mg जो है वो नीचे लग रहा होगा ऐसे। तो ये एंगल 37 है, तो टेंशन की डायरेक्शन में ये एंगल भी 37 है। तो ये mg cos 37, ये आपका इस तरीके से लग रहा होगा ना। तो अब आप यहाँ से इक्वेट कर लो, इनको इक्वेट कर लो, तो आप देखोगे अगर फोर्स बैलेंसिंग करते हैं आप अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, तो आपको मिलेगा टेंशन प्लस mg mg cos 37 इज इक्वल्स टू mv²/r। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। m1 है, 10 है, cos 37 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/5।
तो ये कैंसिल, तो ये 8 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mv² r। तो यहाँ पे आपका mv² और r की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, और ये 8 है तो उधर जाके -8 है ना। अब mv² की वैल्यू हमें नहीं पता, अगर ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, और m की वैल्यू भी लिख सकते हो तो आप इसको v² -8 लिख सकते हो। तो देखो ये टेंशन है, लेकिन जब तक वेलोसिटी नहीं मिलेगी बच्चों तो टेंशन नहीं मिलेगा, तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि दो ही इक्वेशन काम करती है, फोर्स रिलेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है, टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल का जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, तो केवल ग्रेविटी है, कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, तो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं कि भाई इसको रेफरेंस लेवल ले लो, ए से डी पोजीशन तक अब एनर्जी कंजर्व करो, है ना। तो वैसे भी सोच सकते हो, नहीं तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी का जोड़ना घटाना ही एनर्जी कंजर्वेशन। आप देखो, जब इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी थी तो ये ऊपर जा रहा है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v बचती है, तो ये वेलोसिटी कम होगी ना धीरे धीरे। यानी ये जो एनर्जी बची काइनेटिक एनर्जी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इतनी पोटेंशियल एनर्जी माइनस करना पड़ेगा आपको। भाई इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी तो उसमें से इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ए से डी जाने में, तो जो बची वही तो यहाँ पे वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी ना बच्चों। तो डी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहें तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो रेफरेंस लेवल लेकर, तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी बची दैट इज हाफ mv²। वो किस कारण से है भाई, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज हाफ mu²। तो यहाँ पे हाफ mu² मतलब 10 का स्क्वायर, और उसमें से क्या माइनस कर दो, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, तो उसमें से जितना पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में गया है फिर जो बचा है वो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। अब ये कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है तो वो देखना पड़ेगा। तो ये तो डिस्टेंस r है, अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो अगर ये रेडियस r है तो ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल भी 37 डिग्री है, तो r का ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ एंगल है तो ये r cos 37 हो जाएगा, r cos 37। तो ये जो टोटल हाइट है जिसपे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है वो है r प्लस r cos 37, यानी हम लिखेंगे m g, और टोटल हाइट हाइट है r प्लस r cos 37, तो r कॉमन ले लो बच्चों, तो ये 1 प्लस cos 37 बचेगा। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, तो मैंने कोई रेफरेंस लेवल नहीं लिया, दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको एनर्जी की फीलिंग आती है, जोड़ना घटाना समझ में आता है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दो, वैसे m और m सब जगह से कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपका जो v² है उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, उधर ले जाओ तो v² आ गया आपका 2 से, ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 100 माइनस यहाँ पे 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू आर की वैल्यू जो है बच्चों 1, और यहाँ पे 1 प्लस cos 37 है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, है ना। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 5 प्लस 4 9, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 100 माइनस 20 इंटू 9/5, है ना। मेरे ख्याल से 9/5 बचेगा, ये देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो बस। तो ये 5 से ये 20 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स, है ना बच्चों, तो 4 टाइम्स 9 4 जा कितना होता है 36, तो ये कैंसिल होगा तो 64 बचेगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, v² की वैल्यू आ गई 64। और अगर आप यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहें तो उस जगह पे वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, √64, है ना। तो दिस इज द आंसर टू अवर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। और अगर 8 आ गया है, v² की वैल्यू 64 है, तो यहाँ पे पुट करो, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, तो v² 64 माइनस 8, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 56 न्यूटन। देखो बड़ी आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हो, है ना। हालांकि मैं आपको बताऊं जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो बी पॉइंट और सी पॉइंट पे पूछते हैं, तो वहां पे और आसान हो जाता है ये सवाल, क्योंकि उसमें आपको डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। मैंने सीधे एंगल पे पूछ लिया है, तो सीधा आपको टफ क्वेश्चन कराया है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो आप तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। देखिए बच्चों, अगर इसी में उनको थोड़ा सा और कैलकुलेटिव करना है क्वेश्चन, तो वो ऐसे कैलकुलेटिव कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि बीच में स्ट्रिंग को
बांधा हुआ है, हिंज किया हुआ है। तो ये आपका बॉब है ऐसे नीचे। तो आपको यहाँ पे रफ्तार नहीं दी गई। अब ये बोला जा रहा है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ये अगर ऐसे, तो ये वाला पॉइंट जो है बच्चों सी है, ये वाला पॉइंट जो है वो बी है, जैसे हमने माना था। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा जो पार्टिकल है उसकी रफ्तार हमें ए पॉइंट पे नहीं पता, उसकी रफ्तार हमें किसी डी पॉइंट पे पता है। डी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये बोल दिया गया। रेडियस जो है स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ये बोल दिया गया। पार्टिकल का जो मास है वो 1 kg का है, ये भी बोल दिया गया भाई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद जो है ये ऐसे घूमते 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 कभी ना कभी ई पॉइंट पे आएगा। ये ई पॉइंट पे आया बच्चों। तो ये जो एंगल है जहाँ पे डी पॉइंट है, जहाँ पे हमें रफ्तार पता है 10 मीटर पर सेकंड, वो 37 डिग्री है। और घूमते घूमते कभी ना कभी ई पॉइंट पे आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी वी होगी, हम नहीं पता कितनी है। और ये वर्टिकल से 53 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो इस समय पे इस ई पॉइंट पर टेंशन और वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है ना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, फाइंड द टेंशन एंड वेलोसिटी एट ई। तो ई पॉइंट पे आपको टेंशन और वेलोसिटी बताना है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जिस पॉइंट पे भी टेंशन आपको बताना है उस पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन लिखो, है ना। टेंशन वाली इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो टेंशन जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे लगेगा, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट ऐसे लगेगा, एम जी कॉस 53, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन करें तो टेंशन की इक्वेशन लिखो, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग करो। तो टेंशन प्लस एम जी कॉस 53 इज इक्वल्स टू यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप ध्यान से देखो, तो m की वैल्यू 1 डाल दें, r की वैल्यू 1 डाल दें, और यहाँ से देखो तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, g की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 6, है ना। तो ये 6 हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू आप लिख सकते हो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये 1 है, तो ये वी स्क्वायर बचेगा -6। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपने टेंशन की इक्वेशन बना ली भाई। अब v की वैल्यू चाहिए, जब तक वेलोसिटी पता नहीं चलेगा टेंशन नहीं निकाल पाओगे आप। यानी अगर टेंशन भी केवल पूछे आपसे किसी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए आप एनर्जी कंजर्व करो, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो बच्चों डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, नहीं तो आप बेसिक से जा सकते हो रेफरेंस लेवल। मैं तो इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ अब, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से ये जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है वो घट जाएगी, तो यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो बचेगी। मुझे तो इतना पता है। तो मैं तो डी पॉइंट को रेफरेंस लेवल मानूंगा, और डी पॉइंट से पहले मैं ये वाली दूरी निकाल लेता हूँ, ये कितनी दूरी है, और फिर डी से मैं ये वाली दूरी निकाल लेता हूँ, ये कितनी, फिर ऐड कर दूंगा तो टोटल हाइट मिल जाएगी मुझे। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। ये है 1 मीटर, ये है 37। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल है, तो ये हो जाएगा आर कॉस 37। तो ये दूरी हो गया बच्चों आर कॉस 37, आर की वैल्यू 1 है, और कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5। फिर वैसे ही इसको अगर निकालना है तो ये आर है, इसका ये कंपोनेंट जिसके साथ एंगल 53 है, तो ये हो जाएगा आर कॉस 53। तो आर कॉस 53 की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, आर 1 है, कॉस 53 3/5। तो देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है रेफरेंस लेवल से, टोटल डिस्टेंस, ये 4/5 प्लस 3/5, तो ये 7/5 आ जाएगा बच्चों। तो टोटल हाइट 7/5 आ गई। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी बची है ई पॉइंट पर फाइनल, वो हाफ एम वी स्क्वायर है। और ये क्यों बची है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 10 के स्क्वायर में से कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है। तो काइनेटिक में से जो कन्वर्ट हुई है, फिर जो बचा है वही तो फाइनल है। तो माइनस एम जी एच, तो एम जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट, हाइट देखो बच्चों मैंने बताया कि डी से लेकर ई तक की हाइट है 7/5, ये हमने निकाल लिया। तो थोड़ा कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट भाई वैसे ही है। तो यहाँ से देखो एम 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 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 100 बचेगा, माइनस ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, है ना बच्चा।
और 28 अगर इसमें से माइनस करोगे, है ना, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, और 4 इंटू 7, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 28। अब 28 आप माइनस कर दो 100 से, तो 100 माइनस 24 करो, 28 करोगे तो ये कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 72। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, है ना। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और अगर आप चाहें तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट कितना बच्चों, रूट आपका 72। तो रूट 72 को आप लिख सकते हो, 72 को 2 इंटू 36, और 36 से 6 बार आ जाएगा, तो 6√2 लिखा जा सकता है ना। तो ये v आ गया। उसके बाद वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, वो 72 है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर मतलब 72 माइनस 6, तो देखो ये आ जाएगा 66 न्यूटन। तो ये आपका टेंशन का आंसर, ये आपका वेलोसिटी का आंसर। तो आई होप अगर किसी दोनों साइड दोनों एंगल में पूछा जाए तो सॉल्व भी तो करना है बच्चों, कंपोनेंट लेके सॉल्व कर लो। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है सेम, कि टेंशन की इक्वेशन लिखो। मैंने आपको बताया वर्टिकल सर्कल का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ दो इक्वेशन पे टिका हुआ है। आपको टेंशन का इक्वेशन लिखना आना चाहिए, फोर्स को बैलेंसिंग करना आना चाहिए, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। अगर ये दो दो चीज आती है तो वर्टिकल सर्कल का मोशन का क्वेश्चन आपसे आपको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें क्लैरिटी होगी। तो देखिए बच्चों, आपको ये बोला गया कि यहाँ पर एक पार्टिकल को, एक स्ट्रिंग को ऐसे हिंज किया गया, इससे बॉब लगा दिया गया, और ये जो बॉब है ये 1 kg का है। रेडियस जो है स्ट्रिंग की वो 1 मीटर है मान लो, और इसको 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दी गई, है ना। तो पहला सवाल तो इसमें ये पूछा है कि विल बॉब विल बॉब डू पेंडुलम मोशन और नॉट, विल बॉब डू पेंडुलम मोशन और नॉट। तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो पेंडुलम मोशन की क्या कंडीशन थी, आपको बताया गया था कि जो रफ्तार होनी चाहिए वो √2 GR से कम होनी चाहिए। अगर √2 GR से कम है तो √2 GR में वो यहाँ पे आके पेंडुलम करता था 90 पर, और इसके बीच में टेंशन कभी भी जीरो नहीं होती, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उससे कम रफ्तार है तो कुछ दूरी तक तो वो पेंडुलम करेगा, है ना। और अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो पेंडुलम नहीं करेगा, फिर वो सर्कल छोड़ेगा या फिर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना। ये आपको पता है। तो आप निकाल के देख लो कि भाई √2 GR जो है वो वैलिड होता है कि नहीं होता है। तो फॉर पेंडुलम हमें पता है, पेंडुलम पेंडुलम फॉर पेंडुलम जो u होना चाहिए, जो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, इट इज मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू √2 GR। अच्छा, √2 GR की वैल्यू बोले तो √2 GR कितना होगा बच्चों, यहाँ पे √2 इंटू G10 इंटू R जो है वो 1 है, तो ये हो गया √20। अब √20 से 2 छोटा है कि नहीं बेटा, आप खुद देखो, √20 से तो 2 छोटा है ना। यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई, आपका जो 2 मीटर पर सेकेंड है वो तो लेस देन है किससे, √20 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि √20 अगर सॉल्व करोगे तो 2 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब इसकी रफ्तार जो है √2 GR से कम है, और √2 GR से है तो जो पेंडुलम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये पेंडुलम कर रहा है, ये जो आपका पार्टिकल है ये पेंडुलम कर रहा है। और पेंडुलम कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट तक, किसी एंगल पे थीटा पे जाके उसकी रफ्तार जीरो भी होगी, ताकि वो वापिस आ सके। तो ऐसे जाएगा वापिस आ पाएगा। तो उसकी रफ्तार जब जीरो है तो वो मैक्सिमम कितना एंगल जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि फाइंड फाइंड द एंगल फाइंड द एंगल वेयर वेयर velocity of bob where velocity of bob becomes zero, velocity of bob becomes zero। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से, बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा एंगल पर वेलोसिटी जीरो है, तो आप ऐसा करो ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर दो भाई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी, फाइनल तो काइनेटिक एनर्जी बची नहीं, तो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट कर गई, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल ले लूं, देखो ये रेफरेंस लेवल लिया मैंने,
तो रेफरेंस लेवल से ये कितने ऊपर हाइट तक गया है वो अगर हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। अब देखो यहाँ से ये वाली दूरी निकाल दो बच्चों पहले तो आप, तो ये दूरी निकालोगे तो ये तो आर है, ये एंगल थीटा है, थीटा के साथ जुड़ा है, तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, है ना। और ये टोटल आर था, ये पूरा आर है, तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी, आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये वाली हाइट बचेगी, तो दिस इज आर 1 - कॉस थीटा। देखो बच्चों ये हाइट बची, तो इतनी हाइट में जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई अब, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा भाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी m g10 इंटू h, h है बच्चों r 1 - कॉस थीटा। देखो ये हमने लिख दिया डायरेक्ट, 2 से 2 कैंसल, m और m कैंसल, तो ये बचा 2 इज इक्वल टू 10 इंटू आर 1 कॉस थीटा, है ना बच्चों। तो 2 से ये भी कैंसल, तो ये बचेगा 5। तो अब आप देख लो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करने पर तो ये बचेगा आपका यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 5 कॉस थीटा, है ना, अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक। और ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई 4/5, तो थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना। तो बड़ी सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन जिसका क्लियर होगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस सवालों में, है ना। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को। देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन दूं आपको तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे रिज सपोर्ट है, यहाँ पे एक पुली है इस तरीके से, यहाँ पर पुली के बाद यहाँ पे ग्राउंड पर एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है ना बच्चों। तो ये कैपिटल एम वाला मास का जो ब्लॉक है वो ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, फिर ये पुली से इस तरीके से ऐसे जाता है, स्ट्रिंग जा रही है, और फिर यहाँ पर एक दूसरी पुली है जिससे स्ट्रिंग इस तरीके से, अब ये बोला गया कि इसको ये एंगल थीटा से रिलीज किया जा रहा है, एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक, इसको थीटा एंगल से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, रिलीज कर रहे हैं, रिलीज्ड, ठीक है। तो आपको इस थीटा की वैल्यू बतानी है कि ये थीटा हम कितना रखें ताकि ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक जो है वो जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाए सरफेस से, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा so that capital M mass just lift off from the surface। तो वो जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाए कहां से बेटा, सरफेस से, है ना। तो आपको थीटा की वो वैल्यू बतानी है ना। मतलब क्या है कि हम जितना ज्यादा थीटा लेंगे तो वो ऐसे नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो उतनी ज्यादा टेंशन होगी, और टेंशन ज्यादा होगी तो इस रोप में टेंशन लग रही है तो ये मास को उठा सकता है। अब ये देखा जाए कि किस कंडीशन पे ऐसा हो सकता है, तो वो हम एक बार चेक करते हैं। अब अगर इसको जस्ट लिफ्ट ऑफ कराना है तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन हमें कितना चाहिए होगा, नीचे भाई mg फोर्स चाहिए, mg कैपिटल mg फोर्स लग रहा है, तो टेंशन भी तो कैपिटल mg चाहिए, कम से कम टेंशन कितना चाहिए बच्चों, mg चाहिए, तभी तो इसको लिफ्ट ऑफ करा पाएगा। mg से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो कैपिटल एम मास उठ जाएगा, नहीं तो नहीं उठने वाला। अब आप सोचो कि जब आपने इसको रिलीज किया तो ये जो स्मॉल एम का मास है ये तो पेंडुलम करेगा भाई, पेंडुलम करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मास जो है वो पेंडुलम करता है बच्चों, ये वाली दूरी जो है वो एल दी हुई है इसमें, ये मैं देना भूल गया था आपको, मतलब ये दूरी जो है वो एल दी है, तो यहाँ पे एल लेंथ की स्ट्रिंग है, तो यहाँ से ये पेंडुलम करेगा अगर आप इसको रिलीज करोगे। तो अगर ये पेंडुलम करता है भाई तो ऑब्वियसली बात है कि पेंडुलम करते वक्त आपको पता है कि सबसे ज्यादा टेंशन कब होता है स्ट्रिंग में,
जब वो अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है। मास जब अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है तब टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है बच्चों, है ना। ये आपको याद होगा, पता होगा, है ना। ये मैंने आपको वर्टिकल सर्कल में बताया था। फिर तो ऊपर जाते हुए टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है, और सबसे मिनिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता था, है ना। तो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे अगर टेंशन मैक्सिमम होगा तो यही टेंशन इस रोप में भी होगा उस समय। तो मैक्सिमम टेंशन किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। तो ये जस्ट लिफ्ट ऑफ करेगा ना। अगर ये mg के बराबर नहीं होगा तो फिर ये रखा रहेगा। तो हमें इतने एंगल से छोड़ना है ताकि ये जो टेंशन है उस एंगल पर नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है वो किसके बराबर हो सके, कम से कम mg के बराबर। उसी के लिए हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो जब यहाँ पे आप रिलीज करोगे तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, v हो जाएगी। तो अगर हम इस टेंशन की वैल्यू लिखें तो ये टेंशन t है। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg, और नीचे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, तो दिस इज mv स्क्वायर बाई आर, या यहाँ पे l दिया है लेंथ, तो mv स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से हम टेंशन तो लिख सकते हैं भाई, कितना है टेंशन, टेंशन हो जाएगा T इज इक्वल्स टू बच्चों mg, स्मॉल mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल। और टू जस्ट लिफ्ट ऑफ द कैपिटल M मास ब्लॉक, जो ये टेंशन है मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। तभी तो ये होगा, टेंशन की वैल्यू कैपिटल एम जी होना चाहिए। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कैपिटल एम जी रख दो भाई। तो कैपिटल एम जी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई भाई। अब हमें v की वैल्यू चाहिए ना, एम वी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमारा काम नहीं बनेगा भाई। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो आप एक काम करो, यहां से लेकर यहां तक आप क्या लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। यहां से लेकर यहां तक जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो। तो अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस लेवल ले लूं तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बच्चों, यहां से लेके इतनी हाइट तक। जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज है वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब एमवी, हाफ एमवी स्क्वायर जो यहाँ आ रहा है वो इस पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज की वजह से आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज है उसको किसमें, किसके इक्वेट कर दो भाई, आपके काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो ये दूरी निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है एल कॉस थीटा, और ये टोटल लेंथ कितनी है एल, तो ये बची कितनी, तो दिस लेंथ विल बिकम एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एल 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऐसे हम यहाँ पे लिख लिख लेते हैं। तो इसको आप यहाँ पे उठा के यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमें पता है कि जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वही काइनेटिक एनर्जी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई है, स्मॉल एम जी, हाइट कितनी, हाइट नीचे आया है, तो एल 1 माइनस कॉस थीटा, विच इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी। तो उसको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेट कर दो भाई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से वी स्क्वायर की, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 mg L 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अब एक काम करो, ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 पे डाल दो, तो फिर हमारा आंसर आता हुआ दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुट एम वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो पुट करो बच्चों, कितना मिलेगा, कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम जी इंटू एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर की वैल्यू देखो ये है प्लस 2 mg L 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी जो यहाँ से निकाली नीचे, लेकिन डिवाइड बाई एल भी है, तो डिवाइड बाई एल भी कर दो भाई। तो ये एल और एल जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, तो मैं इसके बाद ये स्टेप यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना बच्चों। तो देखिए ये हो जाएगा कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम जी प्लस 2 mg इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 mg माइनस 2 mg इंटू कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखो mg प्लस mg, तो मेरे ख्याल से तो g भी कैंसिल ही कर दो, हर जगह से कैंसिल हो जाएगा बच्चों जी।
तो ये कैपिटल एम बचेगा इक्वल्स टू 3m बचेगा, 3 स्मॉल एम माइनस 2 स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा। तो ये वाला इधर ले आओ, तो 2m कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 3 स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम। तो कॉस थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 3m माइनस कैपिटल एम बाई 2 स्मॉल एम। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करना है। तो देखिए बच्चों, आपको मैंने एक चीज और बताया था, अगर वो आपको कॉन्सेप्ट याद है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल है और उसको आपने रफ्तार दी भाई, और जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 2 GR से लेकर अंडर रूट 5 GR के बीच में है कहीं ना कहीं, तो मैंने आपको बताया था कि वो ऐसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाता, है ना। जो उसका सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता अगर हम ये वाला पॉइंट ए माने, ये वाला पॉइंट बी माने, ये वाला पॉइंट सी माने। तो मैंने आपको बताया था वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर ये पार्टिकल का जो सर्कल है यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगी अगर इनके बीच में रफ्तार है ना, और उसकी वेलोसिटी तो v थी, बट ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है तो यहाँ पे टेंशन जीरो होने के कारण ये सर्कल पाथ जो है वो छोड़ देता है। और सर्कल पाथ छोड़ने के बाद आपको पता है क्योंकि यहाँ पे टेंशन जीरो है तो इसमें सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। और ये देखो, ये वैसी स्थिति अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। इसलिए मैंने बताया था वर्टिकल से एंगल थीटा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो लिया जाना चाहिए। तो अब ये ऐसी स्थिति है कि बच्चों कोई पार्टिकल v रफ्तार से जा रहा है, कितने एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पर, और उस पर से केवल g लग रहा है, तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना, ये तो प्रोजेक्टाइल वाली कंडीशन है। तो फिर मैंने बताया था कि ये पार्टिकल जो है बच्चों ऐसे प्रोजेक्टाइल करता है और फिर इस पाथ को कंटिन्यू करता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये प्रोजेक्टाइल करके ऐसे आएगा, फिर ये। तो कभी कभी आपसे ये बोल सकता है कि भाई ग्राउंड लेवल से यहाँ से जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां से ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर रहा है, मैक्सिमम हाइट। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल किस एंगल पर थीटा पर सर्कल छोड़ेगा, तो हमें ये पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है हमने निकाला था यू स्क्वायर माइनस 2 GR। बच्चों ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, अंदर नीचे 3 GR। तो ये वो एंगल है जिस पर पार्टिकल लीव्स वर्टिकल सर्कल, पार्टिकल लीव्स वर्टिकल सर्कल, है ना, ये वो एंगल है मैंने आपको बताया था। और अब आपको एच मैक्स पूछा जाए तो एच मैक्स है कितना, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा आपका, फिर उसके बाद ये दूरी ऐड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये दूरी ऐड करनी पड़ेगी। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से ये जो है बच्चों ये मैक्सिमम हाइट है जो पार्टिकल अचीव करता है जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको ये कैपिटल एच निकालना पड़ेगा। ये दूरी तो बच्चों आपको पता है आर है, और ये दूरी कितनी है ये भी आप निकाल सकते हो, ये बीच वाली दूरी देखो, ये जो है आर है और ये दूरी हमें चाहिए। तो ये आर अगर है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। यानी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी बॉटम मोस्ट पॉइंट से, मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो उसकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो जाएगा बच्चों आर, पहले आर ऊपर, फिर कितना ऊपर, प्लस आर कॉस थीटा ऊपर, फिर कितना ऊपर, ये कैपिटल एच ऊपर। और ये कैपिटल एच कैसे आएगा, ये प्रोजेक्टाइल से आएगा। ये तो भाई वही वाली बात है ना कि आप v वेलोसिटी फेंक रहे हो तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटैच करता है, एच। तो आपको पता है कि ये वेलोसिटी v है, इसके दो कंपोनेंट है, v साइन थीटा जो y कंपोनेंट है, uy जो है वो v साइन थीटा है, और v जो आपका x कंपोनेंट है वो v cos थीटा है। तो याद करो मैक्सिमम हाइट में कौन सा आता था, अगर कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है उसमें u/स्क्वायर अपॉन 2g, याद होगा बच्चों आपको। तो u y जो है वो v साइन थीटा है, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब प्रोजेक्टाइल भी मिला लिया इसमें। तो प्रोजेक्टाइल मिला लो और यहाँ पर रख दो, तो मैक्सिमम हाइट इस केस में आप कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा r प्लस आर कॉस थीटा प्लस एच की वैल्यू है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, है ना। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप बॉटम मोस्ट पॉइंट से मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का अप्लाई हो जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखिए बच्चों, और इसमें
आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है आपसे। जैसे एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपका एक पार्टिकल है बच्चों, लेट्स सपोज कि वो अगर यहाँ से हिंज है, इसकी जो रेडियस है वो आपको दी गई है 1 मीटर, है ना, और यहाँ पे बॉब है, बॉब को वेलोसिटी दी गई √44 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसा बोला गया है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी दी गई, ये वाला पॉइंट बी है, ये ऊपर वाला पॉइंट जो है बच्चों आपको पता है कि इसको हमने सी लिया था, है ना। तो इसमें मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है √2 GR जो है वो √20 होता है। √2 GR करोगे और √5 GR करोगे तो वो √50 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो तय है कि इसकी वेलोसिटी √2 GR और √5 GR से बीच में है, देख के ही समझ में आ रहा है। और नहीं आएगा तो क्वेश्चन में तो लिखा ही है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का ये पूछा गया कि फाइंड द एंगल एंगल at which find the angle at which particle leaves circle particle leaves सर्कल। तो आपको बोला ही गया है कि वो एंगल बताओ जिस पे पार्टिकल सर्कल लीव कर रहा है। तो वैसे भी ये पता चलता है कि √2 GR और √5 GR के बीच में वेलोसिटी है। और वैसे भी आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि √5 GR √50 है और √2 GR √20 है। तो √44 तो √20 और √50 के बीच में ही होता है ना। तो इसका मतलब ये पार्टिकल जो है सर्कल को लीव कर जाएगा। किस एंगल पे करेगा, वर्टिकल से, वो एंगल आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बोला गया कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम बॉटम। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा फ्रॉम बॉटम, बॉटम से, है ना। तो ए से मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, पार्टिकल छोड़ देगा। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, है ना, आंसर करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये पार्टिकल किसी की ना किसी एंगल पे तो पार्टिकल जो है सर्कल को लीव कर जाएगा। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी रहेगी, तो फिर ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे जाएगा, है ना बच्चों। तो ये अपन को पता चल रहा है। ये एंगल थीटा कितना है, इसको निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन है जो हमने पहले ही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर u की वैल्यू जो है वो √44 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, तो कॉस थीटा आप लिख सकते हो कितना भाई, u² - 2gr/3gr, है ना बच्चों। तो u स्क्वायर है √44 का स्क्वायर तो 44 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 2gr, तो 2 इंटू 10 इंटू आर की वैल्यू तो 1 है, डिवाइड बाई 3gr, तो 3 इंटू 10 इंटू 1। तो ये जो है कितना आ जाएगा बच्चों, अगर कॉस थीटा आप सॉल्व करेंगे तो ये 44 - 20 है ना। तो ये 44 - 20, तो ये 24 बचेगा ऊपर, डिवाइड बाई नीचे आपका बचेगा कितना 30। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 6 से कैंसिल आउट करो तो ये 4/5 बचेगा। और कॉस थीटा 4/5 मतलब थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो भाई थीटा तो मिल गया मुझे कि 37 डिग्री पे ये पार्टिकल जो है वो लीव कर जाएगा। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया, लेकिन इसके लिए यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए v, इसके बिना काम नहीं बनेगा। तो ये v वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो फिर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन, तो देखो बच्चों मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। जो इनिशियल एनर्जी है उसमें से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, जो बचेगी वो फाइनल एनर्जी है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूंगा। तो आप देखो कैसे, ये पहले मैं देख लेता हूँ कि हाइट कितनी है। तो ये 1 मीटर है, ये तो हमें पता है। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ये दूरी ये वाली दूरी है, तो ये है r cos 37, तो ये 1 है। और ये r cos 37 जो है ये दूरी कितनी बचेगी बच्चों, 1 into cos 37 दैट इज 4/5, तो ये 4/5 है। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 4/5 प्लस 1, तो ये 9/5 आ जाएगा। देखो सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बची दैट इज हाफ mv², वो इनिशियल में से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद बची है। तो इनिशियल थी हाफ m u², मतलब ये 44 हो जाएगा √44 का स्क्वायर,
माइनस कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें से कन्वर्ट हो चुकी है, तो वो अगर हम लिखें तो वो हम लिख सकते हैं एम जी की वैल्यू 10 इंटू एच, एच जो है वो 9/5 आ गया, है ना बच्चों। तो हर जगह से m तो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2 कैंसिल तो ये बचेगा 44 माइनस यहाँ पे 10 तो ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, और 2 और मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 इंटू 9 तो ये बचेगा बच्चों मेरे ख्याल से 36, है ना 36। देखो 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 2 4 इंटू 9 36, तो 44 माइनस 36 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 8, तो 8 स्क्वायर है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो कितना आया बच्चों 8, तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर 8 आ गया है। अब आप फॉर्मूला लगा लो, एच मैक्स निकालना था ना तो एच मैक्स निकल आएगा आपका, तो एच मैक्स का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा भाई, आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, है ना। तो r की वैल्यू 1 है, 1 इंटू कॉस 37, तो कॉस 37 होता है 4/5, तो ये 4/5 है, प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g, तो वी स्क्वायर है 8 और साइन 37, तो साइन 37 होता है बच्चों 3/5, है ना, और 3/5 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 25/3/5 का होल स्क्वायर तो 9/25, है ना, डिवाइड बाई 2g तो 2 इंटू 10, तो देखो बच्चों ये बचेगा 2 इंटू 10, तो अब आप इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 से 2 तो ये बचेगा 4, ये 2 से 5 बचेगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये बचेगा 9/5 प्लस यहाँ से देखो कितना बचा बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 18 बाई और 5 इंटू 25 तो 125, है ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व आप कर लें एच मैक्स की वैल्यू, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 125 का एलसीएम आएगा, है ना 125, और इससे मल्टीप्लाई होगा 25 का, 9 से 25 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मेरे ख्याल से 225 आएगा, है ना, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 25 का तो 225 प्लस 18, है ना बच्चों। अब आप देख लो निकाल लो, तो एच मैक्स की वैल्यू जो आएगी इस क्वेश्चन का जो आंसर है एच मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 8 प्लस ये 13, 8 प्लस 5 जो है वो 13 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 1 और 2 3 4 तो ये 243 बाई 125 मीटर्स, दिस इज द मैक्सिमम हाइट एंड आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों कि इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो बेसिकली कैलकुलेशंस है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है।